Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 8 of our money and capital market and today I will try कि भाई ये जो चैप्टर है जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। अब सिर्फ कुछ और टर्म्स बची हैं जिनको आज हम ट्राई करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रेस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। तो जो कल हमें चालू करना था उसका नाम था अमेरिकन या फिर ग्लोबल या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। फर्स्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इसके बाद आप इसको ग्लोबल से कोरिलेट कर लेना और इंडियन से कोरिलेट कर लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो ये क्या होती है? देखो, अभी तक हमने ये देखा कि भाई हमारे यहाँ पर जो फॉरेन वाले बंदे होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो हमारे यहाँ के शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। मकसद क्या रहता है? कुछ इंटरेस्ट कमाना, पैसे कमाना। ठीक है, अब क्या इंडियंस फॉरेन के शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी को अगर अपने शेयर्स, ठीक है, अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स बाहर बेचने हों और वहाँ वो चाहे कि वहाँ के इन्वेस्टर इस शेयर को खरीदे और इस कंपनी को फंडिंग मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर से समझो मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने ये कहा कि भैया ये जो हमारे फॉरेनर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल विजय माल, मतलब नॉट फॉरेनर, मतलब कोई भी वहाँ का फॉरेनर है, फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स या कोई भी है, अगर उसे हमारे यहाँ के शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं, सिंपल सी बात है, वो हमारे यहाँ के शेयर मार्केट में आएगा। तीनों में से कोई एक ऑप्शन यूज़ करेगा, या तो वो FII का पार्ट होगा या फिर QFIA का पार्ट होगा, या फिर सिंपल है पी नोट्स का यूज़ करके वो क्या करेगा, वो पी नोट्स का यूज़ करके अल्टीमेटली जो भी पैसे अर्न करने हैं वो करके चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इंडियंस भी फॉरेन मार्केट में जाके अपने पैसे लगा सकते हैं और वहाँ से इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल लोगों की, जो लोग पैसे शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से जो कंपनीज होती हैं हमारे यहाँ के क्या करती हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाती हैं, निफ्टी में, दैट मीन्स BSE में, NSE में, यहाँ पर पैसे लगाती है और क्या करती है, जो उनके अपने शेयर्स बेचती है लोगों को और उनसे उनको पैसे मिलते हैं, वो लोग अपना एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जो इंडिया का शेयर मार्केट है वो काफ़ी छोटा है, वो एक्चुअली में छोटा है। तो अगर मान लो वो लोग बाहर की कंपनी के जो शेयर मार्केट होते हैं, फॉर एग्जांपल नेस्डेक हो गया US में, और भी जो न्यूयॉर्क और ये सब जो हैं स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर अगर पैसे लगा के कमाना चाहे तो उसमें कुछ हर्ज है क्या, या कुछ बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर आप वहाँ पर अपने शेयर लगाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, तो अल्टीमेटली इंडियंस का ही फायदा होगा। ठीक है, बिकॉज इंडिया में कंपनी ग्लोबल बनेगी। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि कैसे कोई भी जो कंपनी रहती है वो फॉरेन में जाके अपने शेयर बेच सकती है। ठीक है, पहला हमने क्या समझा था, अगर कोई इंडिविजुअल बाहर से कैसे हमारे यहाँ शेयर मार्केट निकाल सकता है, पैसे निकाल सकता है, और दूसरा अगर इंडियन जाके शेयर मार्केट निकालना चाहिए कैसे निकाल सकता है। दूसरा हमने देखा कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि इंडिया के शेयर मार्केट में अपने आप को इनलिस्ट करवाए, और दूसरा ये है कि बाहर के शेयर मार्केट में जाके अपने आप को इन्वेस्ट करवाए। तो ये जो बाहर के शेयर मार्केट में जाके कैसे लोग पैसा निकाल सकते हैं वो प्रोसेस हम जानने वाले हैं, और उसी प्रोसेस को कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब आप प्रोसेस समझो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, अगर मान लो कोई भी नॉन अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, नॉन अमेरिकन कंपनी इन द सेंस कि भैया वो इंडियन भी हो सकती है, यूरोपियन भी हो सकती है, जापानीज भी हो सकती है, इन शॉर्ट जो अमेरिका में ना हो। ठीक है, इन शॉर्ट जो अमेरिका में ना हो। ठीक है, अगर अब उसको मान लो कि अमेरिकन शेयर मार्केट से पैसे रेस करने हैं, ठीक है, अगर अमेरिकन शेयर मार्केट से पैसे रेस करना है तो वो क्या कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है भाई, वो लोग जाएंगे एक अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, मतलब डायरेक्टली वो लोग शेयर मार्केट में नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर नेस्डेक है, तो डायरेक्टली वहाँ पर जाके वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते अपनी कंपनी को, या अपनी कंपनी को इनलिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने, जैसे हमारे यहाँ पर था बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसी प्रकार से लोग जाएंगे एक अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। अब वहाँ पर क्या करेगा अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इनसे क्या करेगा, कुछ उनके जो शेयर्स है वो खरीदेगा, ये खरीदेगा। ठीक है, सबसे पहले ये खरीदेगा। अब ये जो क्या करेगा, इनके जो शेयर है उनको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इसको ये लोग शेयर मार्केट में लॉन्च कर देंगे। कौन? अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन शॉर्ट कंपनी का रूल सिर्फ इतना है कि आप अपने शेयर अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दो, मतलब बहुत सारी कंपनीज हो सकती है, उनको दे दो। ठीक है, अब ये जो ADR है ये कौन खरीदेंगे? वहाँ के लोकल जो लोग होंगे वो खरीदेंगे, जो अमेरिकन से वो खरीदेंगे। और इसके बाद जो भी इस कंपनी की इनकम होगी, ठीक है, जो भी इस कंपनी की इनकम होगी, ग्लोबल इनकम, तो उसमें से ये लोग पैसे
बना लेंगे, ठीक है, और उसमें ये लोग पैसे बना लेंगे। अगर नहीं आया समझ में फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे टाटा साहब हैं, ठीक है, टाटा साहब ने सोचा कि भैया मैं जाता हूँ और अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वहाँ से पैसे निकालता हूँ, लेकिन वहाँ पर ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, आप सबसे पहले जाएंगे एक अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने, ठीक है, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने। अब वो क्या करेगा, आप जो भी इसको शेयर देंगे, टाटा साहब ने शेयर देंगे, ये लोग इसकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट बना देंगे, जिसको कहा जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये लोग क्या करेंगे, शेयर मार्केट में, अमेरिका के शेयर मार्केट में रिलीज कर देंगे, आप कह सकते हैं नेस्डैक में रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ये रिलीज हो जाएगी तो यहाँ के जो भी लोकल होंगे, अमेरिकन होंगे, वो खरीदेंगे, ठीक है। अब अमेरिकन जब खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पर ये लोग कुछ 10%, 17%, 18% इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो अल्टीमेटली लोग शेयर खरीदेंगे 1-2 साल के लिए, जो भी है इनको वो इंटरेस्ट मिलेगा, ये लोग बेच देंगे, और जो भी पैसा मिल रहा है वो कहाँ जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा। याद रखना, डायरेक्ट टाटा साहब के पास नहीं जाएगा, पहले यहाँ पर जाएगा अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। ये लोग अपनी कुछ कमीशन काटेंगे और उसके बाद जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो टाटा साहब को दे देंगे। तो अल्टीमेटली आपने देखा टाटा साहब ने बाहर से पैसे को बोरो कर लिया, बाहर से पैसे को बोरो कर लिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो, अब आपने ये नहीं पूछा, ये जो टाटा साहब की कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, तो क्या सिर्फ जो इंडियन कंपनी अर्न करेगी उस पर बस ये लोग प्रॉफिट लेंगे? नहीं, पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम पे लेंगे। फॉर एग्जांपल टाटा साहब की जो भी कंपनी मान लो नाइजीरिया में है, कहीं यूरोप में है, कहीं जापान में है, तो उन सब की इनकम जो होगी वो यहाँ पर, मतलब वो सारे शेयर लिस्टेड होंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब ग्लोबल इनकम पे काम चलता है, सिर्फ इंडियन इनकम या अमेरिकन इनकम पे नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल टाटा साहब की कुछ अगर कंपनीज अमेरिका में, तो ऐसा ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिकन कंपनी से आप पैसे मांगोगे, जो टाटा साहब का जो पूरा ग्रुप है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई, मतलब ग्लोबल इनकम पे ये लोग पैसे लेते हैं, मतलब ग्लोबल इनकम पे कंप्लीट आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा ग्लोबल इनकम में मिलेगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आ जाएगी यहाँ पर कि भैया ये लोग भी जिस तरीके से हमारे जब इंडिया, दैट मीन्स फॉरेनर बाहर से आके हमारे शेयर मार्केट पे अपने पैसे से लगाते हैं, सिंपल सी बात है उन्हें सिर्फ पैसे अर्न करने रहते हैं, तो वो लोग मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट नहीं लेते। इन द सेम वे यहाँ पर ये लोग, जो लोग भी शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, इनका भी यहाँ पर मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना एडीआर के बारे में। अब इसी प्रकार से आप इसको जीडीआर बना सकते हो, ठीक है। जीडीआर कैसे, अब देखो यहाँ पर जीडीआर का मतलब होता है यूरोपियन, ठीक है, अगर आपको यूरोपियन मार्केट से पैसे इशू करने हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाटा साहब को यूरोपियन मार्केट से पैसे इशू करने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर सेम टाटा साहब अब यहाँ पर हो जाएगी यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी, और यहाँ पर ये लोग क्या इशू करेंगे, जीडीआर, मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। यूरोपियन जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, और उसी वे में यहाँ पर वही सेम इंटरेस्ट मिलेगा और फिर पैसे वापस जाएंगे, यहाँ कमीशन काटी जाएगी और कंप्लीट ग्लोबल इनकम पे लिया जाएगा, और दे विल नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल। इसी प्रकार से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब मान लो कोई बाहर की कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी है फेसबुक, ठीक है, अब वो इंडिया से बोरो करना चाहती है, वो इंडिया के शेयर मार्केट से बोरो करना चाहती है, भैया जिस तरीके से हम बाहर के शेयर मार्केट से बोरो कर सकते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी हमारे शेयर मार्केट से बोरो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल बात है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर ये लोग आएंगे, हमारे यहाँ पर कोई इंडियन इंस्टीट्यूशनल कंपनी होगी, वो इनके जो शेयर होंगे उसे वो आईडीआर में कन्वर्ट कर देगी, फॉर एग्जाम्पल, जिसका मतलब होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब वो शेयर मार्केट में रिलीज किए जाएंगे, हमारे जो इंडियंस हैं वो लोग खरीदेंगे, अब प्रॉफिट लेंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा और जो पैसा जाएगा वो सबसे पहले हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी उनके पास जाएगा, लोग कुछ कमीशन काटेंगे और फेसबुक को पैसे वापस कर देंगे, और उनका भी सेम ग्लोबल इनकम पे जाएगा। और दूसरी बात, ये लोग भी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे। तो आई थिंक यू आर क्लियर विथ ऑल द 3 एग्जाम्पल कि भैया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है, डन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द रूलिंग सेटलमेंट। आपने सुना होगा रूलिंग सेटलमेंट के बारे में, जो लोग स्टॉक मार्केट में रहते हैं उनको तो काफ़ी पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शेयर्स खरीदने हो, ठीक है, तो यू नीड अ डीमैट अकाउंट, ठीक है। विदाउट डीमैट अकाउंट यू कैन नॉट परचेज द शेयर्स, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल आज आपने मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदा जिसका प्राइस है 2K मान लीजिए, ठीक है, 2K एक शेयर है, आपने उसको खरीदा। अब इसके बाद जब आप उसको खरीदेंगे फिर कुछ टाइम बाद हो सकता है आप बेच भी दें, ठीक है, कुछ टाइम बाद हो सकता है आप बेच दें, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो पैसे दिखाई देंगे कहाँ पर, आपके डीमैट अकाउंट में। मान लीजिए यहाँ पर आपको 2000 वापस दिखाई दे रहे हैं, मान लो कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपको पैसे वापस मिल गए, तो 2000 आपको वापस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ही आपको यहाँ पर आपके 2000 वापस दिखाई दे रहे होंगे, तो एक्चुअली में लेकिन ये आपके पास नहीं आए होंगे, ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पर अकाउंट में सिर्फ नंबर दिखा रहा है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं होंगे। ये आते हैं 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया, ठीक है, उसके 2 दिन बाद, मतलब तीसरे दिन ये आपके अकाउंट में आते हैं। तो इसको कहा जाता है रोलिंग सेटलमेंट, मतलब T+2। सिंपल अगर कोई आपसे बोले रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है, या इट इज़ T+2। T+2 मतलब होता है कि जिस दिन ट्रेड किया उसके 2 दिन बाद पैसे हमारे अकाउंट में वापस आएंगे, मतलब जो पूरी ट्रांजेक्शन है वो 2 दिन बाद कंप्लीट होगी। इसको कहा जाता है T+2 या फिर रोलिंग सेटलमेंट, ठीक है। ओके, डन। इसके बाद आपने बीटा वैल्यू का नाम सुना होगा, ठीक है, बीटा वैल्यू का नाम सुना होगा। देखो बीटा वैल्यू क्या दिखाता है कि
कौन सा शेयर कितना वॉलेटाइल है, कौन सा शेयर कितना वॉलेटाइल है, ठीक है, कौन सा शेयर कितना वॉलेटाइल है। अब आप समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली जो बीटा वैल्यू होती है दो टाइप की होती है, एक हाई बीटा वैल्यू और लो बीटा वैल्यू। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये निफ्टी का शेयर है, ठीक है, हमारे पास ये निफ्टी का शेयर है। इसका आप देख लो बेस प्राइस क्या दिखा रहा है, 100 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है, बेस प्राइस 100 रुपीज़ दिखा रहा है। अब मान लो कोई शेयर है, मान लो टाटा साहब का शेयर है, वो हमेशा आप कह सकते हैं उस टाइम पे वो 150 चल रहा है, मतलब जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट मतलब जो सेंसेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उससे ऊपर चल रहा है, तो इसको कहेंगे इट हैज़ हाई बीटा वैल्यू, इट हैज़ हाई बीटा वैल्यू, ठीक है। वहीं अगर मान लो दूसरी तरफ अब रिलायंस का शेयर है, जिसका जो आप कह सकते हैं हमेशा दैट मीन्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो बीटा वैल्यू रहता है वो रहता है 78, मतलब आप देखो ये सेंसेक्स से नीचे चल रहा है, तो आप कहेंगे इसका है लो बीटा वैल्यू, इसका है लो बीटा वैल्यू। तो आपको ये समझ में आया हाई बीटा वैल्यू लो बीटा वैल्यू क्या होता है। मतलब यहाँ पर हमने सेंसेक्स को बेस ईयर रखा और आप कह सकते हैं बेस प्राइस रखा, जो उससे ऊपर रहेंगे जो भी शेयर रहेंगे उसको अपन बोलेंगे हाई बीटा वैल्यू वाले हैं, और जो भी उससे नीचे रहेंगे उसको अपन बोलेंगे लो बीटा वैल्यू वाले हैं, ठीक है। अब बीटा वैल्यू बताता क्या है, बीटा वैल्यू बताता है कि शेयर आपका जो शेयर है, ठीक है, आपका जो शेयर है वो कितना वॉलेटाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। अगर ये हमेशा इससे ऊपर रहता है तो इट इज़ वॉलेटाइल में समझते हो ना, मैंने आपको आई थिंक इन्फ्लेशन में बताया था कि व्हाट इज़ दिस वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब सिंपल होता है कि भाई अगर सडन सा चेंज हो, मतलब शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो किस तरीके से जो शेयर मार्केट है मतलब जो बाकी है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फूड इन्फ्लेशन की बात करो, ठीक है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन की बात करो, फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंप्लीट हमारे यहाँ ऑल इंडिया का इन्फ्लेशन होता है। अगर फूड इन्फ्लेशन थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, सब्जियाँ ज़्यादा खराब हो गई, तो ऑटोमेटिकली फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी के मुकाबले में और उसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ना नहीं था, बट वो सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा, फूड इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये फूड इन्फ्लेशन जो है वो वॉलेटाइल है। उसी प्रकार से जो भी आप कह सकते हैं इस जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू है 100 यहाँ पर, तो अगर कोई 95 है, 98 है, 105 है तो ये सब चलेगा। लेकिन जो बिल्कुल इससे बहुत ऊपर रहता है या बहुत नीचे रहता है, ठीक है, तो उसका जो वॉलिटिलिटी है बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर मार्केट में यहाँ पर थोड़ा भी चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 100 से 102 आ गया, तो हो सकता है ये 150 से 200 पहुँच जाए। तो ये बहुत वॉलेटाइल है, मतलब बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है, जो बहुत जल्दी चेंज होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार फिर से एग्जाम्पल देता हूँ फूड इन्फ्लेशन का। देखो हमारे पास सीपीआई है जो अभी प्रैक्टिकली हुआ भी था। आप देख रहे थे पिछले 2 साल से सीपीआई काफ़ी लो था, कि हमारे इन्फ्लेशन बहुत ही कम था, लेकिन एकदम से जैसे ही आप कह सकते हैं कोरोना के बाद से मार्केट दोबारा खुला या कोरोना के कुछ टाइम पहले एकदम से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज बहुत सारी वेजिटेबल ख़राब हो गई, ठीक है, या फिर मार्केट तक पहुंची नहीं। तो अल्टीमेटली ये जो सीपीआई का पार्ट था फूड इन्फ्लेशन, अब सिर्फ फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, बाकी जो वैल्यू थी सब सेम थी, लेकिन उसके चक्कर में पूरा का पूरा सीपीआई बढ़ गया। मतलब यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर समझो कि हमारे पास निफ्टी 50 का शेयर है, ठीक है। अब ये 100 हमने मान लो बेस प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ शेयर है जिनकी वैल्यू 150 रहती है, कुछ शेयर है मतलब इनकी हाई बीटा वैल्यू है, कुछ शेयर है उनकी वैल्यू 50 या 40 कुछ रहती है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखोगे जब यहाँ पर शेयर मार्केट में मतलब ये निफ्टी में थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो बहुत सारे जो मैक्सिमम शेयर रहेंगे उनका प्राइस मुश्किल से माइन्यूट सा चेंज होगा, मतलब 1% 2% ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये वाले जो हाई बीटा वैल्यू शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या तो या बहुत ज़्यादा घट जाएंगे, या फिर जो हमारे लो बीटा वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। तो मतलब ये सब वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेयर मार्केट, ठीक है। तो उसको कहते हैं बीटा वैल्यू। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने 5 मिनट लगा दिए, बट कोई नहीं, चलता है, ठीक है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। अब देखो आप सब जानते हैं कि अगर आप कहीं पर भी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं या फिर ओवर टाइम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। अब ये क्यों दिया जाता है आपको, आपको क्यों दिया जाता है, बिकॉज आप कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहें, ठीक है, आप हमेशा कंपनी के साथ जुड़े रहें और आप हमेशा कंपनी के लिए अच्छा काम करते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार आपकी पेमेंट मान लीजिए 50,000 रुपये थी, इस साल मतलब महीने की पेमेंट 50,000 रुपये थी। अब यहाँ पर आपने कुछ अच्छा सा काम कर दिया, कोई अच्छा सा इनोवेशन कर दिया कंपनी के लिए, और कंपनी ने आपकी पेमेंट बढ़ा के कर दी 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये। अब फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे यार मुझे तो कंपनी ने इनोवेशन का बहुत फ़ायदा दिया है तो मैं और मेहनत करूँगा, ठीक है, मैं और मेहनत करूँगा और पैसे मतलब अपनी इंक्रीमेंट बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेन मोटिवेशन रहता है बोनस देने का, इंक्रीमेंट देने का, या कोई भी रिवॉर्ड देने का, ठीक है। लेकिन आप देखो जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो हमारे जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो इंक्रीमेंट मिलता है बहुत माइन्यूट सा मिलता है, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा मिलता है। फॉर एग्जांपल जो क्लर्क हो गए या फिर कोई भी चपरासी हो गया या बाबू एंड ऑल जो भी हो गए, उनको इंक्रीमेंट बहुत छोटा सा मिलता है,
भले वो लोग काम करें ना करें, भले वो लोग काम ज़्यादा करें ना करें, मतलब सिंपल सी बात है, महंगाई भत्ता लगा लोगे कुछ ना कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आजकल दे देती हैं, ठीक है। लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा देखने को मिलता नहीं है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो वर्कर रहते हैं, वो लोग मोटिवेट फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको मोटिवेट फील करवाने के लिए ये नया ऑप्शन लाया गया जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। क्या कहते हैं इसको हम? एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। ये होता क्या एक्चुअली में, देखो समझने की कोशिश करो कि भाई अगर आप ये जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे ठीक है, अगर अपना एग्जांपल नहीं किसी और एजुकेटर का एग्जांपल देता हूँ। मान लो एजुकेटर है कोई, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेटर है, टीचर है। अगर मैं उसको बोल दूँ कि भाई आप मुझे हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली 50 वीडियोज़ बना के देना और मैं आपको इसका फिक्स्ड प्राइस दूंगा कितना, 2,000 रुपये, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस दूंगा 2,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो बंदा है अपनी वीडियो में कुछ भी इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि भैया उसे वीडियो पढ़ाना है, ना ही कुछ पीपीटी अट्रैक्टिव बनाएगा, ना ही कुछ करेगा, बस वीडियोस बना देगा खटाखट, ठीक है, और उसे 2,000 रुपये मिल जाएंगे, उसमें संतुष्ट हो जाएगा, उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ कि भैया आपको इस बार फिर से 50 वीडियोज़ बनानी है, लेकिन आपको फिर से 50 वीडियोज़ बनानी है, लेकिन अगर आपकी वीडियोज़ अच्छी हुई, अगर उसमें व्यूज़ ज़्यादा आए, अगर उसमें व्यूज़ ज़्यादा आए, तो आपका जो भी शेयर होगा वो 70% का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ ज़्यादा आ गए और उसकी इनकम होगी 1,00,000 रुपीज़, तो आपको 70% मतलब 70,000 मिलेगा। तो अब क्या होगा, मैं अपनी तरफ से मेहनत करना चालू करूँगा कि भैया वीडियोज़ अच्छी बने, मैं अपनी तरफ से मेहनत करना चालू करूँगा कि जो वीडियोज़ है वो बहुत अच्छी बने। तो आप यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपको कंपनी में शेयर दे दूँ, अगर मैं आपको कंपनी में शेयर दूँ, मैंने जैसे यहाँ पर वीडियो में शेयर दिया था, तो आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो इन द सेम वे ये उसी का ऑप्शन है, ठीक है। आपने देखा कि जो छोटे छोटे में इंक्रीमेंट है वो मोस्ट ऑफ द लोगों को दैट मीन्स परफॉर्म करने में मोटिवेट नहीं करते हैं। अगर आप समझो कि अगर मान लो आपने कोई भी अच्छा काम किया, या ठीक है, अगर जो भी कंपनी है, अगर मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं इस बार बोनस नहीं देता हूँ, इस बार जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं वर्कर्स हैं, मैं उनको अपनी कंपनी के कुछ 1-1% शेयर दे देता हूँ, मान लो 10-10 शेयर दे देता हूँ, और मैं बोलता हूँ जितना जितना कंपनी इंक्रीमेंट करेगी उतना उतना आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी उतनी आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी के शेयर की वैल्यू है मान लो 1,000 रुपये, ठीक है। अगर उस हमने बोला कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, लोगों से अच्छे बिहेव करोगे और कोई भी अच्छा काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो बढ़ के 2,000 हो जाएगी। तो और जब चाहो आप इन शेयर को बेच सकते हो, ठीक है, जब चाहो आप शेयर को बेच सकते हो। तो यहाँ पर ये लोग बंदे लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाना चालू कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। तो अब समझ में आया एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान का मतलब क्या होता है, कि मतलब हम अपनी कंपनी को जो भी वर्कर है उनको शेयर देंगे, जिससे कि ये लोग फील करें कि ये कंपनी हमारी है और कंपनी का फायदे में ही हमारा फायदा है। तो हम बोलते हैं ना, देश के उत्थान में ही हम, मतलब देश के बढ़ावे में ही हमारा बढ़ावा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर एक कंपनी के साथ करना चाहते हैं, मतलब लगाव लगाना चाहते हैं कि भैया आप कंपनी के काम करते रहो, आपके ऑटोमेटिक शेयर बढ़ेंगे, तो आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, सिर्फ पेमेंट पे आप मतलब रेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप। अब देखो इसके बाद हमें कुछ बॉन्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ बॉन्ड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है बॉन्ड्स या शेयर्स पढ़ने, सबसे पहले आता है हमारे पास इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर वो होता है जो प्रमोटर्स के पास रहता है, जो प्रमोटर्स के पास रहता है, ठीक है, मतलब जो मेन प्रमोटर्स रहते हैं कंपनी के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अरोड़ा ये से कंपनी है, अभी इसके कोई शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो अगर मान लो कि इसमें 2-3 पार्टनर होंगे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कैसे 30% शेयर, 30% शेयर, 30% शेयर, इस टाइप से वो लोग ले लेंगे, ठीक है। 30% शेयर अपने हिसाब से ले लेंगे, ओके, समझ में आया? मतलब जो आप कह सकते हो जो मैक्सिमम मेजॉरिटी शेयर वाले बंदे रहते हैं वो रहते हैं इक्विटी शेयर, और जो मार्केट में शेयर चलते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में, उसको अपन कहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है, वो बल्क में होते हैं। और जो इक्विटी शेयर होते हैं लिमिटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25%, 25%, 25%, ये मुश्किल से 3 लोगों को दिया जाएगा। अब इसके बाद जितने भी बचे रहेंगे वो बल्क में रिलीज कर दिए जाएंगे मार्केट में, कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, हमारे पास पैसा है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपलसरी डिविडेंड मिलता है। सिंपल सी बात है, अगर आप उनको डिविडेंड नहीं देंगे तो वो लोग आपके शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो लोग आपके शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रही है? वो लोग आपके शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाटा का शेयर ले रहा हूँ, अगर टाटा का शेयर लगातार 1-2 साल से नेगेटिव है, तो भैया वाई विल आई परचेज इट, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड्स तो देने पड़ेंगे, लेकिन इनको यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, इनको यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो हमारे इक्विटी शेयर वाले हैं उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, मतलब यहाँ पर इनको आप कह सकते हैं डिविडेंड भी मिलता है, तभी तो लोग काम करेंगे ना, तो डिविडेंड भी मिलता है, ये वैन हटा देना, डिविडेंड भी मिलेगा, साथ ही साथ इनको वोटिंग राइट्स भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहती है तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोलते हैं कि भैया आपका डिसीजन गलत है, ये सही है, लेकिन ये सेम काम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक यू आर क्लियर विथ भैया व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर वो जो कंपनी के आप कह सकते हैं मेन प्रमोटर्स के पास रहता है, मेन शेयर होल्डर के पास रहता है, उनके पास वोटिंग राइट भी रहता है और उनको डिविडेंड मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेफरेंशियल शेयर जो कि बल्क में रहते हैं, शेयर मार्केट में रहते हैं, ठीक है, अब उनका कंपलसरी डिविडेंड देना कंपलसरी, मतलब ये नहीं कि आपको देना ही है, मतलब आप नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है कोई शेयर परचेज नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए आपको आप कह सकते हैं कंपलसरी डिविडेंड रहता है और यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इसके बाद लास्ट हमारे सामने आता है परपेचुअल बॉन्ड्स, ठीक है, परपेचुअल
बॉन्ड्स। अब बताओ परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? परपेचुअल समझ रहे हो ना, मतलब जो हमेशा के लिए ठहराव रहे, हमेशा के लिए रुका रहे, ठीक है, हमेशा के लिए रुका रहे। अब देखो, ऐसे आपने सोचा होगा कि कोई भी अगर आप बॉन्ड खरीदो, शेयर खरीदो या फिर डिबेंचर खरीदो, वो कभी ना कभी तो मेच्योर होगा, वो कभी ना कभी तो मेच्योर होगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल सरकार आपको अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है और बोलती है 5 साल बाद हम आपको इतने इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर देंगे। लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती है, जिनकी कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती है, लेकिन लगातार उनमें इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। उसी को हम बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड, उसी को हम बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट है, मतलब स्टेट मतलब कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल यूएस है। अब यूएस में मान लो वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो रहा है या फिर उनके यहाँ बहुत आर्थिक मंदी आ गई, तो अब सरकार को पैसे चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे? बॉन्ड्स इशू करेंगे। उसको वो लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर बॉन्ड या फिर आर्थिक मंदी वाले बॉन्ड। ठीक है, अब ये सब रहेंगे परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड इसमें क्या रहेगा कि ये जो इसकी कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको हर साल मिलेगा, हर टाइम पे मिलेगा। मतलब जो भी फिक्स होगा कि भैया 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मिलता रहेगा। और लेकिन जब भी चाहे गवर्नमेंट तो इसको आप कह सकते हैं कैंसिल कर सकती है या पूरा पैसा देके परपेचुअल बॉन्ड वापस खरीद सकती है। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं परपेचुअल बॉन्ड। समझ में आया? नो मेच्योरिटी पीरियड बट इंटरेस्ट रेट विल बी गिवन रेगुलरली। ठीक है, और ये मैंने बताया कब इशू किया जाता है? जब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर आते हैं, तो उस टाइम पे लाइक यूके ने कई बार इशू किए हैं इसको, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। यूएस ने 1930 के डिप्रेशन के आसपास भी इसको कुछ अब लिमिटेड अमाउंट में इशू किए थे। ठीक है, अब ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया ये लोग क्या करना चाहते हैं। अगर वो लोग चाहें, इनका डिस्क्रिप्शन रहता है कि हो सकता है कि वो 7 साल बाद इसको पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दे, बोल दे कि भैया हम आपको इंटरेस्ट रेट भी नहीं देंगे अब। ठीक है, वो प्रिंसिपल तो गया, इंटरेस्ट रेट भी नहीं देंगे, लेकिन इससे आपकी कंपनी की बेइज्जती होगी और सरकार की बेइज्जती होगी, तो लोग आगे भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए ये रहता है कि भैया हो सकता है 25, 30, 40 साल बाद ये लोग परपेचुअल बॉन्ड वापस लेके जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर देंगे। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट आई एम श्योर कि भैया अगले लेक्चर में वी विल बी डन विद दिस। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।